हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। मैं लवन्या एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? प्रियंका कुमारी जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? सभी स्टूडेंट अच्छे हैं? एक बार क्लास को सब आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर दीजिए। और हमारा आज का फिर यही एसएसटी का जो सेशन है, सामाजिक विज्ञान की क्लास 5 स्टार्ट हो गई है हमारी। ठीक, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करके इस करते। एक सेकेंड, क्या हो गया? ठीक है, चलिए अब का हमारा क्लास स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता है। अब ठीक है, एक मिनट रुकिए, पेन कहाँ गया? पहला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर। ठीक, चलिए तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हीमोग्लोबिन में क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन जो आपका है उसमें जो प्रोटीन नामक तत्व है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? लिपोप्रोटीन है, हीमो है, हीमोग्लोबिन है या फिर ग्लोबिन है? बताइए क्या कह रहा है आपसे। हीमोग्लोबिन में कौन सा मैम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बढ़िया हूँ प्रियंका जी, एकदम ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? लिपोप्रोटीन है, हीमो है, हीम है या फिर हीमोग्लोबिन है या फिर ग्लोबिन है? बताइए क्या है। तो सभी स्टूडेंट एक बार इस क्लास को, पहले प्रियंका जी सभी को एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में सभी लोग। और आप लोग कमेंट करिए कैसी लग रही है क्लास। और अब मंडे से हम लोग इसमें नया स्टार्ट करने जाएंगे। अब हमने बहुत इसमें कर लिया कि हम, वो हो गया। अब हमने प्रैक्टिस सेट 5 हो गया, आज 2-3 और करेंगे, उसके बाद न्यू क्वेश्चंस एनसीईआरटी, और जल्दी ही आपको एनसीईआरटी की सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? ग्लोबिन। क्या होगा इसका आंसर? ग्लोबिन। ग्लोबिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, देखिएगा। आजकल यूरोप और भारत में जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है। हर्बर्ट, शोबेल, मॉन्टेसरी, डल्टन। देखा होगा ना, नाम होता है जैसे स्कूल का मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी स्कूल में ऐड होता है ना? तो किस तरीके से वो जुड़ा होता है उसके बारे में आपसे ये पूछ रहा है। तो एक बार सारे बच्चे क्लास में, क्लास को पहले आप शेयर कर दिया करिए, ठीक है, सभी को। क्योंकि अभी ये क्लास नई नई स्टार्ट हुई है, तो बच्चों को इसमें टाइमिंग का, कभी किसी चीज का इश्यू हो जाता है ना। और क्लास भी आपकी लेट हो जाती है, टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाई। आज भी थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे एक बार क्लास को आप लोग कर दीजिए फटाफट से शेयर। तो क्या है, आजकल यूरोप और भारत में जो जर्मन शास्त्री है, किसकी बात कर रहा है? यूरोप और भारत में जो जर्मन शास्त्री हैं, तो उनकी जो पद्धति है, शिक्षा पद्धति, वो कैसी है? हर्बटीय पाठ योजना है। कैसी है? हर्बटीय। जिसमें क्या होता है, 4 चरण बताए हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संगठन। इसमें इन्होंने क्या क्या बताया? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संगठन, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संगठन, तुलना और मूल्यांकन। क्या होगा? तुलना और मूल्यांकन। ठीक, ये है आपका। ठीक, 5 इसके वो हैं, याद कर लीजिए। तो क्या होगा? हर्बर्ट। इन्होंने 5 तरीके बताए हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संगठन, तुलना और मूल्यांकन। ये पांचों याद कर लीजिए, बार बार आपसे पूछा जाता है। और एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से। 1 मिनट रुकिए। ठीक, एक बार आप लोग क्लास को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक, ठीक, ठीक है ना? चलिए ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, देखिएगा। आप लोग पूरे एनर्जेटिक होके बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे हम। योजना विधि आधारित है, किस पर? जो प्लानिंग है आपकी, प्लानिंग मेथड है, वो किस पे? इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पर, सुनने पर, देखने पर, किस पर आधारित है? आपसे पूछ रहा है जो योजना विधि है। मैम जी डॉक्टर बोले हैं बैकबोन का। प्रियंका जी आप भगवान जी करेंगे जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, है ना? और जैसे डॉक्टर ने बोला है देख लीजिए। और
ध्यान रखिए अपना, ठीक है। चलिए, तो योजना विधि आधारित है, किस पर आधारित है? जो योजना विधि है वो किस पर आधारित है, बताइए। योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। जो इसका विकास हुआ है, किसका? योजना विधि का जो विकास है वो कैसे हुआ है? योजना विधि का विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। तो आपसे ये कह रहा है कि योजना विधि जो आधारित है वो किस पर आधारित है? तो शिक्षण की कैसी है? नवीन विधि। मतलब किस पर आधारित है? ये करके सीखने पर आधारित है। जो योजना विधि है वो आपकी करके सीखने पर आधारित है, ठीक है। नीलेश कुमार जी, हाँ वेरी गुड, आप आंसर सही कर रहे हैं। सीख के करने पर आधारित है। किस पर? करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब, और ये इसका विकास जो हुआ था योजना विधि का, वो कैसे हुआ है? विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के जो फलस्वरूप विकास हुआ है वो किसका? योजना प्रवृत्ति का। और योजना जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मेथड है आपका, वो कैसा है? करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब आप करके जो चीज सीखेंगे उस पे है, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को, नीलेश कुमार पाल जी आप भी अपने फ्रेंड्स को, सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, क्लास को आप लोग एक बार, हाँ सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करेंगे। देन अब देखिए, पंचम सवारी ताल की कितनी मात्राएं होती हैं? अभी आप लोग जाग नहीं रहे हैं। जब आपका, अभी आप बिल्कुल नहीं जाग रहे हैं, जब आपका क्या होगा, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। जब एग्जाम नजदीक आता है फिर यहाँ से मैराथन देखनी है, वहां से मैराथन देखनी है, उससे कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में आराम आराम से पढ़िए, फिर लास्ट में आप लोग बोलते हैं, जैसे अभी आप लोग जो जीआईसी और पीजीटी वाले बच्चे हैं उस क्लास में मुझे हमेशा बोलते हैं ना, मैम थोड़ा फास्ट कराइए, फास्ट कराइए। कैसे कराए मैम फास्ट, है ना। इसलिए अपनी चीजों को ध्यान दीजिए। पंचम सवारी ताल की में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी पढ़िए आराम आराम से, बढ़िया से, है ना। पंचम, तो क्या आंसर, सभी कितने सारे स्टूडेंट क्लास में लाइव हैं? आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? सभी स्टूडेंट आंसर का रिस्पॉन्स करिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछिए, है ना। तो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। पंचम सवारी, जो सवारी ताल के कितने प्रकार होते हैं? जिसमें पचारी ताल का एक प्रकार का मशहूर ताल है ना। इसमें 15 मात्राएं होती हैं। कैसी होती है? कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। तो एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे और जितने भी बच्चे क्लास में, सब लोग अपना आंसर करिए, रिस्पॉन्स करिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो टीचर से पूछिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा, आपको पूछना है, आपको सारी चीजें करनी ही होगी खुद से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है वंदे मातरम देश गान का स्वायत्ता कौन है? जो वंदे मातरम हम गाते हैं वो अमीर खुसरो और रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। चंकिम चंद्र चटर्जी, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये गलत टाइप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बंकिम होगा, ठीक। चलिए, चंकिम नहीं होगा। तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे इसका फटाफट से। क्या होगा, देखिए। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई, इसे पहली बार कब गाया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र 1896 में गाया गया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र 1896 में
गाया गया था, है ना। और इसे किससे लिया गया है, वंदे मातरम को जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। ठीक, इसको आनंद मठ से लिया गया है, तो इसके कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। क्लास में हमें ये सब हमारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैम जी मैं पास हूँ, दोबारा पेपर नहीं, जरूर दोबारा क्यों देना पड़ेगा, नहीं आपका इससे जीएस तैयार हो जाएगा। नहीं प्रियंका कुमारी जी, अगर आप यूपी टेट पास है तो दोबारा देने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, रंग भैरव का गायन समय क्या है, रात्रि, प्रातः काल, दोपहर, सायंकाल। देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा भैरव, तो रंग भैरव का जो काल है वो क्या है, एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, फटाफट से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, है ना। नहीं भाई, जिसको पहले से है उसका उसको जरूरत नहीं है। राग भैरव क्या कह रहा है, राग भैरव का जो काल है वो क्या है, तो राग भैरव का जो काल है वो क्या है, प्रातः काल है। क्या है, राग भैरव को हम कब गाते हैं, सुबह के प्रातः मॉर्निंग में गाते हैं। राग भैरव जो गायन समय है उसका क्या है, मॉर्निंग का समय है, प्रातः काल में उसको गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पर देखेंगे। सी मतलब नाइट्रो ऑफ नॉर्मल सॉइल, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है कितना, 20:1, 5:1, 10:1, 15:1। बताइए क्या होता है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जल्दी से। क्या कह रहा है, CN रेशियो नॉर्मल सॉइल इज मतलब सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन, मतलब जो आपकी मृदा है सॉइल है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उसको पूछ रहा है। कार्बन कितना होता है, 2:1, 5:1, 10:1, 15:1। बताइए क्या होता है, सभी स्टूडेंट क्लास में एक बार दोस्तों को शेयर करेंगे, सभी को कमेंट करेंगे कैसा लग रहा है क्लास, सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करें। तो क्या होगा, देखो क्या कह रहा है आपसे, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है तो वो क्या होगा, 10:1। क्या होगा, 10:1। क्या होगा, 10:1। ठीक है, कार्बन आपका कितना होता है इसमें, 10, कार्बन आपका होता है 10 और नाइट्रोजन होता है 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 10:1। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षण अनुपात को कहते हैं। देखिए आप लोग इस चीज को ध्यान रख लीजिए, क्लास को हमें, आप लोग क्लास में अभी सभी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लास अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को एक बार शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और ये क्लास आप लोगों के लिए लिटरली बहुत इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बाकी आप जैसा चाहें वैसा, लेकिन है इंपॉर्टेंट है ये सेशन। ठीक है, तो विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं, मृदा समूह कहते हैं, मृदा समुच्चय कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं। बताइए क्या कह रहा है, विशिष्ट मृदा में जो मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात हैं उसको क्या कहा जाता है। पीवाईक्यू है, अब कल से आपके कल और पीवाईक्यू कराऊंगी, देन उसके बाद आपके जो क्लास में क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो आप लोगों के नॉर्मल मतलब जो नए क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। और क्लास को एक बार आप अपने दोस्त, फ्रेंड्स सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को हम क्या कहेंगे, एक बार क्लास को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करेंगे। बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका क्या होगा, डी इज योर राइट आंसर। इसका क्या होगा आपका, मृदा कर्णाकार। मृदा कर्णाकार आपका सॉइल टेक्सचर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। जो शेफर विधि है आपकी, इसका प्रयोग किया जाता है किस में, बताइए। शेफर विधि की बात कर रहा है, तो शेफर विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे एक बार जल्दी से। तो शेफर विधि क्या है, रोगी के पानी में डूबने पर कृत्रिम सांस देने के लिए शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है ना। वयस्क लोगों में कृत्रिम सांस के लिए शेफर विधि का प्रयोग माने, शेफर विधि में रोगी को पीठ के बल लिटाकर उसकी पसलियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है ना। क्या होता है, शेफर विधि में रोगी को लिटा दिया पीठ के बल, उसके ऊपर प्रेशराइज करके उसको सांस दी जा रही है ना, तो उसको क्या कह रहे हैं, शेफर विधि कह रहे हैं। रोगी के पानी में डूबने पर, जब रोगी को पानी में डूबने पर शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पानी में डूब गया ना, फिर उसको पीठ के बल लिटा के ऐसे 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 करते हैं ना, वो आपकी क्या होती है, क्या होती है, शेफर विधि कहते हैं। देखा होगा अक्सर आपने कभी छोटे बच्चों को या कुछ को किसी को लिटा के इस तरीके से करते हैं, तो ये होती है शेफर विधि। ठीक, जिसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, शेफर मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है।
संपोषणीय किसकी बात कर रहा है बेटा? हाँ, सॉइल टेक्सचर आपने प्रियंका जी बिल्कुल। क्लास में इतने स्टूडेंट्स लाए हुए हैं, क्या सिर्फ आंसर नीलेश कुमार जी और प्रियंका जी दो ही स्टूडेंट कर रहे हैं? बाकी स्टूडेंट आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है आप लोगों को? चलिए अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सबसे पहले की गई है किसकी? संपोषणीय। देखिए ये जो सब टर्म्स है ना, ये आपको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन्ड फॉर फर्स्ट टाइम, वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन्ड फॉर फर्स्ट टाइम, है ना? तो जो संपोषणीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा होता है? ऐसा चहुमुखी विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जो सभी जगह हो, है ना? तो पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में, मानव विकास रिपोर्ट में, विश्व विकास रिपोर्ट में, वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट में, बताइए किस में इसकी बात कही गई है? सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे फटाफट से, ठीक है? तो क्या कह रहा है ये? संपोषणीय। आपका क्वेश्चन क्या है? एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा पानी पी लेती हूँ, फिर सबका आंसर करते हैं। आंसर करिए सभी स्टूडेंट। मानव विकास रिपोर्ट, सही बात है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय कहा जाता है? देखिए राष्ट्रीय जलीय किसको कहा जाता है? कछुआ को, घटियाल को, मगर को, डॉल्फिन गैंगटिक्का को। तो जो राष्ट्रीय जलीय कहा जाता है, राष्ट्रीय जीव, वो जलीय जीव किसको कहा जाता है? डॉल्फिन को, है ना? डॉल्फिन फिश जो है उसको कहा जाता है जलीय जीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष वन संरक्षण? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस तक में पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम आपका किस वर्ष पारित किया गया था? किसकी? वन संरक्षण अधिनियम हर बार पूछा जाता है, ठीक है। प्रियंका जी आप क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर किया करिए, ऐसे ABCD लिख लेती है, समझ में नहीं आता। तो पूछ रहा है आपसे किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में, 1988 में, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो आज जब वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे ना, तो ये 1980 में पारित किया गया था, लेकिन 1988 में क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। 1988 में संशोधित किया गया था। क्या किया गया था? संशोधित, है ना? 1980 में क्या किया गया था? अधिनियम पारित किया गया था, 1988 में संशोधित किया गया था। अब देखिए लिख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं, 86 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस प्रभाव नहीं है? कौन सा हरित गैस प्रभाव नहीं है? देखिए हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रकृति के रूप से घटने वाली प्रघटना है, जिसमें क्या है? नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? सब है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, लेकिन नाइट्रोजन आपका नहीं है। तो कौन सा आंसर आपका नहीं है बेटा? ये बार बार क्या टच हो जाता है मुझसे यार, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो क्या हो, एक मिनट, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर? देख लीजिए क्या नहीं होगा, नाइट्रोजन भी है तो क्या नहीं होगा? ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन आपकी कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्या नहीं है? प्रियंका जी क्या मैसेज करके आप डिलीट कर रही हैं, बताइए क्या है? नाइट्रस है, लेकिन क्या नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। नाइट्रस है लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी, अरे मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? ठीक है, ये बहुत टाइपिंग गलत है आज। जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन, मृदा अपरदन रोकना, ठीक है। चलिए आंसर करिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट से आंसर कर दीजिए, ठीक है।
मृदा संरक्षण निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? क्या कह रहा है? मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। आप लोग क्लास में आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा क्यों? है ना, एक बार क्लास को अपने दोस्त फ्रेंड्स सभी को शेयर कर दिया करिए। और क्लास जब स्टार्ट होगी आपकी कितनी 50 मिनट्स की क्लास होती है, आप 50 मिनट तक 1 घंटे कहीं ट्रैवल होकर रुक नहीं सकते, है ना। और ये पीवाईक्यू तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और अभी तो आपके नए क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपको रुकना ही पड़ेगा, है ना। ठीक, चलिए तो अब क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक, रसायन और मृदा अपरदन रोकना। बताइए कौन सा नहीं है? 14 को आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा, क्या होगा? आंसर करिए फटाफट से, है ना। तो क्या होगा? सी इज योर राइट आंसर, कीटनाशक रसायन। क्या आंसर होगा इसका? कीटनाशक रसायन इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर। क्या है आपका? सिलाई मशीन, क्या कह रहा है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन है जो कब चलती है? शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, बेल्ट बहुत ढीला होने पर, या फिर प्रेशर फुट में ज्यादा दबाव होने पर। बताइए क्या कह रहा है? शटल आपसे क्या कह रहा है? सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सिलाई मशीन है जो आपकी कब भारी चलती है? बताइए, सिलाई मशीन की बात कर रहा है और वो किस टाइम आपकी भारी चलती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सिलाई मशीन कपड़े में सिलने की मशीन है, या बताओ कोई चीज जैसे गेट दरवाजा वगैरह आप देखते हैं भारी हो जाता है ना, नहीं लग रहा, तो उसमें ऑयल वगैरह डालते हैं, ऑयलिंग होती है या नहीं होती? तो तेल की कमी तथा सफाई नहीं होने पर, है ना। तो देखिएगा जब ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो फिर उसको फट से चलाते हैं तो वो सही चलने लग जाती है, तो तेल की कमी और सफाई होने पर। ठीक है, क्या क्लास में इतने बच्चे हैं? सिर्फ एक प्रियंका जी हैं जो आंसर कर रही है, बाकी बच्चे सोए हुए हैं क्या? आंसर क्यों नहीं करते हैं आप लोग? तो क्या होगा? क्या आंसर होगा? तेल की कमी तथा सफाई करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वृद्धावस्था में, क्या आंसर है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑटियो ऑटियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑटियोपोरोसिस, या फिर एनीमिया। देखिए एनीमिया तो आपका जो होता है महिलाओं में ज्यादा होता है, ब्लड की कमी से। किससे? ब्लड की कमी से, है ना, आयरन की कमी से, जिसमें खून की कमी हो जाती है तब है एनीमिया होता है। रिकेट्स हड्डियों से होता है ना। अब इन दोनों में से कोई होगा, अब आप बताइए क्या होगा? 16 जो आपको है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, है ना। तो देखिए वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। वृद्धावस्था में जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ पे लिखा है देख लीजिए, क्या कह रहा है आपसे? हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सूर्यपाल जी कितना लेट आप क्लास में आते हैं? हमेशा लास्ट में आते हैं आप, जब आपकी क्लास मेरी 20 मिनट्स की हो जाती है उसके बाद। ऐसा क्यों बेटा? 11 बजे की क्लास की टाइमिंग है, आप 11 बजे क्लास में आ जाया करिए, क्या दिक्कत है ना। ठीक, चलिए तो आंसर करिए ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए आज जो एनीमिया है किस ब्लड की कमी की वजह से होता है। ठीक है ना। रिकेट्स बताइए कौन सी विटामिन की कमी से होता है, ये बता सकते हैं? होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है, क्लास के एंड में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है आपका, हीमोग्लोबिन में, क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? अच्छा क्लास कैसी लगती है? आप लोग क्लास के एंड में कभी कमेंट नहीं करते कि मैम क्लास में ये दिक्कत है, कैसी लग रही है, क्या है। सूर्यपाल जी जब आज क्लास हो जाएगी हमारी, उसके क्लास के एंड में कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी, किस तरीके के क्वेश्चंस और लेके आने हैं, टाइमिंग को लेके कोई दिक्कत है, कुछ है। प्रियंका जी आप भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक जो तत्व है वो कौन सा है? लिपोप्रोटीन है, हीम है, हीमोग्लोबिन है, या फिर ग्लोबिन है? बताइए, आंसर करिए सूर्यपाल जी, प्रियंका जी फटाफट से आंसर करें सभी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे प्रियंका जी आपने डी लिखा है, मुझे पता नहीं 16 का लिखा है आपने, 15 का लिखा है या 17 का लिखा है। क्वेश्चन नंबर मेंशन किया करिए ना कि 17 का डी है या 16 का बी है, इस तरीके से आंसर मेंशन किया करिए, ठीक है। चलिए फटाफट से ऐसे मेंशन करेंगे तो सही रहेगा, पता नहीं चलता ना कि किस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं और कब आंसर कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है बताइए?
हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन नामक तत्व है वो क्या है, ग्लोबिन। वेरी गुड। और ये अभी जो पहली आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था वो इसी से जुड़ा था। अगर आपने पहली क्लास देखी होती तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन पता चल जाता है ना। चलिए, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन नामक तत्व है वो ग्लोबिन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, इसको देखते हैं। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? किसकी है? हर्बर्ट की प्रचलित है। ये क्वेश्चन बार बार सेम क्वेश्चन आ जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए।